एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ। क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट, बीते 5 क्लासों में हमने 69th बीपीएससी मेंस में आए हुए क्वेश्चन पे डिस्कशन किया, जिसमें हमने क्वेश्चन का क्या नेचर है, क्या इसका एप्लीकेशन फॉर्म है और किस प्रकार से हमें अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन की जो राइटिंग है, आंसर राइटिंग है, उसकी स्टार्टिंग किस प्रकार से होनी चाहिए और क्या इंट्रो हो सकता है, क्या आपके जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मेन बॉडी पार्ट है और कंक्लूजन क्या है, इस पे डिस्कशन किया। तो 69th बीपीएससी में पूछे गए लगभग 7 क्वेश्चंस के हमने आंसर कर लिए हैं। आज से हम 68th बीपीएससी के जो मेंस के क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करेंगे। बीती क्लासों में मैंने आपको रिसोर्स बताए, जिसमें ये बताया कि किस प्रकार से आप जो गवर्नमेंट मैगजीन्स हैं, जिस प्रकार से योजना है, कुरुक्षेत्र है, और इसके अलावा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो विभिन्न प्रकार की मैगजीन्स आती हैं, उसमें आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को किस प्रकार से वहाँ से मटेरियल उठा सकते हो, कंटेंट उठा सकते हो, इसके संदर्भ में हमने चर्चा की। इसके अलावा अगर बात करें तो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं, डेली अपडेट होते हैं, न्यूज़ होती हैं, उसका आप इफेक्टिव यूज़ कैसे अपने न्यूज़पेपर में एग्जाम में कंटेंट में कर सकते हो, इसके संदर्भ में मैंने चर्चा किया। आज हम 68 बीपीएससी में साइंस एंड टेक में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि खास करके अप्लाइड फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आपको नहीं होता, लिखना होता, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस प्रकार से आप शब्दों का चयन करेंगे, शब्दों का लिमिटेशन जो है उसके दायरे में रहते हुए अपने आंसर की प्रस्तुति देंगे, और आपके जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वह सेंटेंस फ्रेमिंग टू द पॉइंट फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपका जो स्ट्रक्चर है लिखने का वह उथल पुथल भरा होना चाहिए। इससे एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है एग्जामिनर पर, तब वहां पे आपके नंबर कटने की संभावना ज्यादा रहती है। बाकी आप क्रैक नाउ के साथ बने रहिए। टीम हमारी आपके लिए एक बेहतर प्रयास कर रही है, जिसमें आपके आंसर राइटिंग को सुधारना और आप हमारे साथ जुड़कर इस प्रक्रिया में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली हम इसमें एक ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो इंट्रो पार्ट होगा, जो मेन कंटेंट पार्ट होगा और जो कंक्लूजन होगा, इसके अलावा हम फ्लो चार्ट पर भी एक नज़र डालेंगे कि किस प्रकार से आप इफेक्टिव फ्लो चार्ट बना के अपने आंसर की जो फ्रेमिंग है उसको बेहतर कर सकते हो औरों की अपेक्षा। क्योंकि पढ़ना जो है एक आर्ट है, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो सीरियस बच्चा है, वह इसमें अपना 100% देने का प्रयास करता है। लेकिन आप उससे किस प्रकार इतर हो, आपके राइटिंग की वैरायटी क्या है, आपके एग्जाम्पल किस प्रकार से पुट किए जा रहे हैं, यही आपको औरों से अलग करता है, और ये आपको एक खास तरह से प्रस्तुत करके आपके नंबर में इजाफा करता है। तो आइए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। 68 बीपीएससी का पहला क्वेश्चन हमारा है, जिसमें पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। और इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो एक आइडिया, जनरल आइडिया आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन जब आप इसके फ्रेगमेंट करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 पार्टों में, 3 से 4 भागों में बटता हुआ दिखाई देगा, जिस पे हम एक नजर डालें। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर इंडिया टू एक्सपांड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, ऑल्सो राइट द प्रिकॉशंस नीडेड इन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इसमें आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता है उसके संदर्भ में बात करनी है। साथ ही इस ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, इसका बेनिफिट क्या है, इसके लिए प्रिकॉशंस कौन कौन सी रखनी है, इसके संदर्भ में हमें बात करनी है। तो क्वेश्चन का हमारा जो एक ओवरव्यू है, इस पे देखते हैं हम कि क्वेश्चन कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है और आप उससे कम से कम 2 बार पढ़िए। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने से आपके अंदर एक जो क्लियरिटी होती है क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को लेकर,
वह बेहतर होती है। तो इसमें पहला पार्ट है कि व्याख्या कीजिए बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं। क्योंकि वर्तमान समय जो है वह ऊर्जा पर डिपेंड, एक भारत की जो एक परिकल्पना है कि सतत डेवलपमेंट का जो प्रयास है भारत का, और यूं कहें कि पूरे वर्ल्ड का, वह उसकी प्राप्ति में जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उस पे अपनी निर्भरता कम करना, और जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उस पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाना, यह भारत सरकार और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उनका प्रयास है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक आवश्यक है। एक फ्यूचर, कहीं ना कहीं एक फ्यूचरिस्टिक विजन यहाँ लेकर चला जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल हमारी निर्भरता है एनर्जी पर, उसे कम करना है, और जो नए सोर्स डेवलप हो रहे हैं, जिस प्रकार से हम देखें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, इनमें जो संभावना तलाशी जा सकती है उसका इफेक्टिव इस्तेमाल करते हुए भारत के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है, इसके संदर्भ में आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस मेजर इस्तेमाल करने हैं ताकि जो परमाणु एनर्जी है उसका एक विस्तृत रूप में इस्तेमाल किया जा सके और लोगों तक इसकी एनर्जी का कंजप्शन बढ़ाया जा सके, इसके संदर्भ में हमें सावधानियां भी लिखनी है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट देखें तो आपको बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर एक ओवरव्यू देना होगा। तो कौन कौन से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसके संदर्भ में हम एक ओवरव्यू देते हैं। बाकी आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रो में आप अपनी शुरुआत क्वेश्चन की इस रूप में कर सकते हो कि एक्सपांडिंग इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी, भारत की जो बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता जो है इस रूप में आवश्यक हो जाती है क्योंकि ट्रेडिशनल ऊर्जा सोर्स जो हैं वह अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की संभावना बढ़ी है। तो ये सारा प्रयास, वैश्विक प्रयास इसी रूप में हो रहा है कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है और साथ में जो एनर्जी कंजप्शन है उसका यूटिलाइजेशन एक सतत रूप में करना है, सस्टेनेबल रूप में करना है। तो जब आपके सामने सस्टेनेबल कंसेप्ट आता है तो उसमें ऊर्जा के जो भी फॉर्म है उसका इस्तेमाल वर्तमान पीढ़ी के अलावा आने वाली जो पीढ़ी है उसके संदर्भ में भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपकी जो सतत डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वह इसी रूप में डिफाइन की जाती है कि वर्तमान पीढ़ी उस एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल कर सके और जो आने वाली पीढ़ी है वह भी उसी रूप में उसका उपभोग कर सके जैसा कि वर्तमान पीढ़ी कर रही है। तो इसमें आपको खास करके फोकस देना है न्यूक्लियर एनर्जी पे। तो हम न्यूक्लियर एनर्जी पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं उस पर बात करेंगे। पहला पॉइंट ये होता है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हम देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से, एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा विश्व जो है अपनी निर्भरता नवीकरणीय ऊर्जा सोर्सों पर बढ़ा रहा है। उसमें अधिकतर जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, जिसमें आपके परमाणु ऊर्जा भी शामिल होता है, सोलर एनर्जी शामिल होती है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये सारे ऊर्जा सोर्स जो है यह एक दूर तक जाने वाले ऊर्जा सोर्स हैं जिस पर नई तकनीक डेवलप करके उस पर वर्क करके उसका विकास करके आने वाली पीढ़ी के लिए संभावना दर्शाई जा सकती है कि जो एनर्जी सोर्स हैं उसका यूटिलाइजेशन एक निश्चित तरीके से हो, सतत रूप से हो। तो आपका पहला है एनर्जी सिक्योरिटी। पहले पॉइंट में आप लिखेंगे एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। एनर्जी सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो यह इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। एनर्जी सिक्योरिटी अगर हम देखें तो यह इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स और जीवाश्मी ईंधन है उस पर निर्भरता हमारी कम होती है। तो एक भविष्य में एक लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए जिस प्रकार की एनर्जी आवश्यक होगी वह आपकी परमाणु ऊर्जा एनर्जी
परमाणु ऊर्जा जो है वह महत्वपूर्ण होगी। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। दूसरा, ग्रोविंग एनर्जी डिमांड। दूसरा पॉइंट है आपका ग्रोविंग एनर्जी डिमांड। ग्रोविंग एनर्जी डिमांड, ऊर्जा की बढ़ती मांग। ऊर्जा की बढ़ती मांग। ऊर्जा की बढ़ती मांग इस रूप में आवश्यक हो जाती है क्योंकि आपको सतत डेवलपमेंट में जो मुख्य बातों का ध्यान रखना है उसमें ग्लोबल वार्मिंग कम हो और कंजप्शन एनर्जी का उसी रूप में हो जिस प्रकार से डिमांड है उसका। तो इसके लिए जो विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं वह सप्लाई और डिमांड का जो गैप है उसके लिए एक लार्ज स्केल एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसमें परमाणु ऊर्जा अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभा सकता है। तो ग्रोविंग एनर्जी डिमांड के रूप में परमाणु एनर्जी की भूमिका बढ़ जाती है। इसके अलावा लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन। लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये पॉइंट भी आप पुट कर सकते हो। लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन। लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैसों का, ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्पादन, कम उत्सर्जन, सॉरी, कम उत्सर्जन। क्योंकि एक क्लीन एनर्जी का जो फॉर्म है आपका परमाणु ऊर्जा, उसमें कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की संभावना, एक ग्लोबल वार्मिंग की जो संभावना है उसको कम रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है और कम रूप में उसको संभाला जा सकता है, उसके उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। तो आपका लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रोविंग एनर्जी डिमांड, इस रूप में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे तो बेस लोड पावर जनरेशन। बेस लोड पावर जनरेशन से तात्पर्य हम देखते हैं क्या हो सकता है। बेस लोड पावर जनरेशन, बेस लोड पावर जनरेशन से तात्पर्य बेसिकली इस रूप में है कि जो नेचर जिस रूप में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, उसके जो संभावनाएं हैं उसमें विंड एनर्जी और जो रिलायबिलिटी है पावर सप्लाई की, उसके संदर्भ में कितना देर तक इस ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति की जा सकती है, उसके संदर्भ में बेस लोड पावर जो है इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि संभावना देखी गई है कि परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी हैं, परमाणु ऊर्जा का जो आने वाला भविष्य है वह क्लीन एनर्जी के रूप में काफी दूर तक हम इसके इस्तेमाल को सतत रूप में प्रवाहित कर सकते हैं, सतत रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेस लोड पावर जनरेशन भी इसी रूप में अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, जिसमें आप डेवलपमेंट ऑफ सेफर एंड मोर एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नई तरीके की जो विभिन्न तकनीकी है उसका इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा में उसकी अलग संभावनाओं को देखते हुए अपने अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से परमाणु ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता किस रूप में है, उसकी क्या क्या भूमिका हो सकती है। तो जिसमें हमने एनर्जी सिक्योरिटी देखा, ग्रोविंग एनर्जी डिमांड देखा, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस देखे और बेस लोड पावर जनरेशन, और पांचवा हमने देखा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, उन्नत तकनीक।
उन्नत तकनीक अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आपका क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है वह प्रिकॉशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है कि किस प्रकार से क्या क्या मेजर अपनाए जा सकते हैं ताकि जो परमाणु ऊर्जा के हिसाब से जो नुकसान होते हैं, जो उसकी संभावना डिजास्टर की क्रिएट की जाती है, डिजास्टर की बताई जाती है, उसके संदर्भ में क्या क्या भूमिका, क्या क्या प्रिकॉशन अपनाए जा सकते हैं। तो इसमें सेफ्टी मेजर्स पहला है आपका, सेफ्टी मेजर्स। हम देखते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में बरती जाने वाली सावधानियां। बरती जाने वाली सावधानियां। परमाणु ऊर्जा के रूप में जो सावधानियां बरती जानी चाहिए उसका जो मुख्य मेजर प्रिकॉशन है, हम कह सकते हैं कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन इसको रेगुलेट करते हैं, जो रेगुलेटिंग बॉडी है, रेगुलेटिंग मेजर इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी सेफ्टी ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग भरपूर रूप में होनी चाहिए, प्रॉपर रूप में होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका है कि सेफ्टी रोल्स, जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसमें ड्रिल्स और ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। परमाणु ऊर्जा संदर्भित ट्रेनिंग व ड्रिल्स बेहतर रूप में होने चाहिए। आपका पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट आपका जो एक रेगुलेटरी ओवरसाइट है कि किस प्रकार से क्या क्या मानक हो सकते हैं, जिसमें ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज है और जो कंप्लायंस है उसके, और सेफ्टी मेजर्स जो गाइडलाइन है उसका प्रॉपर तरीके से पालन होना चाहिए। तो दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो सेफ्टी मेजर गाइडलाइन है, सेफ्टी मेजर जो निर्देश हैं, उस निर्देश का पूरी तरह नामांकन और उसके उसका पालन होना चाहिए। सेफ्टी मेजर निर्देश का पालन। सेफ्टी मेजर निर्देश के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन होना चाहिए। और जो एनर्जी वेस्ट है, परमाणु ऊर्जा से निकला हुआ जो वेस्ट है उसका निस्तारण व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। वह कचरा निस्तारण कचरा निस्तारण व्यवस्थित तरीके से। क्योंकि अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी समस्या इस रूप में भी दिखाई दी जाती है, दिखाई जाती है कि परमाणु जो एनर्जी है, जहाँ पे इसके प्लांट स्टेब्लिश किए जाते हैं, उसका आसपास का जो स्थान होता है, आसपास का क्षेत्र विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं से घिरा होता है। जिस प्रकार से जो एनर्जी वेस्ट होते हैं, परमाणु वेस्ट होते हैं, उसका निस्तारण अगर प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता तो किसी भी प्रकार के एक्सप्लोजन के संदर्भ में यह संभावना होती है कि यह एक विभिन्न एक ह्यूज डिजास्टर क्रिएट करेगा। तो इसके लिए जो मानक तय किए गए हैं उसके संदर्भ में बात होनी चाहिए।
उसका पालन होना चाहिए। और साथ ही साथ एक पब्लिक अवेयरनेस भी, जो आम जनता है उसमें पब्लिक अवेयरनेस भी इस रूप में होना चाहिए कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। और अगर डिजास्टर क्रिएट होता है कहीं पर, जिस प्रकार से हम देखें जापान में 2011 में फुकुशिमा परमाणु डिजास्टर हुआ था, तो अगर पब्लिक अवेयर है, सरकार का तंत्र इस रूप में प्रभावित है, वर्क कर रहा है कि पब्लिक के अंदर एक जनरल अवेयरनेस है इस डिजास्टर के संदर्भ में, तो बहुत सारे जान माल की जो हानि है उसको, उसके नुकसान को बचाया जा सकता है। तो पब्लिक अवेयरनेस, साथ ही इंटरनेशनल कॉपरेशन इस रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत चूंकि एक विकासशील देश है, तो अभी इस डेवलपिंग फेज में जो तो उन्नत तकनीक है उस रूप में व्यवस्थित नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो जो परमाणु ऊर्जा पर कार्य कर रही है, उसके साथ कोलैबोरेशन करके हम अपनी ऊर्जा एफिशिएंसी को, और जो एक एनर्जी पावर देखने का परमाणु एनर्जी बनने का सपना हम देख रहे हैं आने वाली जनरेशन के ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसके संदर्भ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें नॉलेज शेयर करना, प्रैक्टिस को बेस्ट तरीके से इनकलकेट करना और टेक्नोलॉजी को एक उन्नत रूप से इस्तेमाल करना, यह सारी संभावनाएं हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के माध्यम से प्राप्त होती हैं। और इसके अलावा जो अंत में हम देखते हैं कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इस रूप में होनी चाहिए कि किसी भी डिजास्टर की संभावित स्थिति में जो प्रोसीजर है, जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम है, वह इस रूप में डेवलप होना चाहिए कि कम से कम हानि हो पाए। तो आपका थर्ड पॉइंट है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। इसको लिख सकते हैं आप आपातकालीन तैयारी। आपातकालीन तैयारी इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर किसी भी प्रकार की जोखिम भरी संभावना एनर्जी या फिर वेस्ट जो इससे रिलीज हो रहे हैं उसके संदर्भ में होती है, तो जो बचाव की स्थिति है, एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस की स्थिति है, उस रूप में जान मान की जो हानि है वह कम से कम रूप में हो पाए, इसके संदर्भ में इमरजेंसी प्रिपेयरनेस किया जाता है। तो प्रिकॉशन मेजर में हमने क्या देखा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में किस प्रकार के प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो सेफ्टी मेजर्स, गाइडलाइन जो बनाए गए हैं उसका पालन होना चाहिए, रेगुलेटरी ओवरसाइट होनी चाहिए इस रूप में कि एक निश्चित अंतराल पर जो रेगुलेशन बॉडी है वह इसकी नियमित जांच पड़ताल करे, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का, पब्लिक अवेयरनेस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। तो इसमें आपका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हो जाएगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन अगर आप देखेंगे तो भारत के कुछ प्रोग्राम हैं जिन्होंने, जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के माध्यम से अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को एफिशिएंट कर रहे हैं, उसको डेवलपिंग स्टेज में लेके जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम देखेंगे कि MTCR है, आप इसका मेंशन कर सकते हो एग्जांपल में, MTCR है, और कॉकेसस ग्रुप है, कॉकेसस ग्रुप को भी आप शामिल कर सकते हो, कॉकेसस ग्रुप। वैश्विक संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जिसमें जो परमाणु ऊर्जा एनर्जी है उसका इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी के रूप में और इलेक्ट्रिक निर्माण के रूप में कई सारे गठबंधन और कोलैबोरेशन ऐसे किए गए हैं, इस रूप में होना चाहिए।
चूंकि बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा रोग नेशन डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि अपनी प्रवृत्ति में दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। तो उनके पास अगर न्यूक्लियर इकट्ठा होता है, न्यूक्लियर एनर्जी इकट्ठी होती है, तो उसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाएगा ताकि मानव जाति को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन रोग नेशन द्वारा अधिकतर ये देखा गया है कि वह दूसरे देश पर अपना दबदबा स्थापित करने के लिए, इसके अलावा वह अपनी एक जो सुपर पावर हेजीमोनी है उसको स्टेब्लिश करने के लिए परमाणु ऊर्जा, परमाणु एनर्जी का गलत रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर वह दूसरे देश पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। और इसके अलावा वह अंतर्राष्ट्रीय जो अपनी भूमिका है उसको इस रूप में स्टेब्लिश करना चाहते हैं कि वह भी एनर्जी पावर कंट्री, न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। तो इस रूप में विभिन्न सारे गठबंधन हैं, जैसे भारत ने एमटीसीआर कॉकेसस ग्रुप में एक हेल्दी न्यूक्लियर एनर्जी जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक निर्माण में, बिजली निर्माण में किया जा सके, ताकि ऊर्जा की आवश्यकता इस रूप में पूर्ण हो सके कि आने वाले भविष्य को, भविष्य जो आने वाला जो भविष्य है, जो पीढ़ी है, उसका भी इस्तेमाल कर पाए। तो ये हमारा मेन बॉडी पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमने पहले पार्ट में जो एनर्जी किस रूप में आवश्यक है, क्या क्या उसकी संभावनाएं हैं, इसके बारे में देखा। सेकेंड, हमने देखा कि किस प्रकार से क्या प्रिकॉशन इस्तेमाल किया जाना चाहिए एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में। इसका कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो कंक्लूजन आपको इस रूप में लिखना होगा कि चूंकि भारत विकसित एक विकासशील देश है और विकसित देशों से अपेक्षा की जाती है कि सतत डेवलपमेंट में जिस प्रकार से हमने एसडीजी देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो भारत उसका एक जो भारत उसका एक हस्ताक्षर करता है। तो 2030 तक भारत की भूमिका इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह अपने नागरिकों को एक बेहतर ऊर्जा प्रोवाइड करवा सके, उनके कंजप्शन को उस रूप में बढ़ा सके। तो आप इस रूप में लिख सकते हैं कि बाय बैलेंसिंग द एक्सपांसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम विद these precautions, India can harness benefit of nuclear power while ensuring the safety of its people and the environment. आपको इन्वायरमेंट का ध्यान में रखते हुए, जिसमें हमने जब सतत विकास की बात कर रहे हैं, तो सतत विकास इस रूप में महत्वपूर्ण होता है कि आप इन्वायरमेंटल जो कंसिक्वेंसेज हैं उसका इस रूप में नुकसान नहीं होगा कि वर्तमान पीढ़ी ही सारी एनर्जी को कंज्यूम कर जाएगी। तो उसमें आपको इन्वायरमेंट जो एक इन्वायरमेंट सिक्योरिटी की बात भी की जाती है कि उसके सेफ्टी मेजर को अपनाया जाना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा इस रूप में भी कंक्लूड कर सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को व्यवस्थित करने के रूप में और न्यूक्लियर पावर को एनवायरनमेंट के साथ सुरक्षित रूप में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह एक भूमिका है आपकी, जिसमें हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की आंसर राइटिंग के संदर्भ में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल दिया गया है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की जो एक विशेष भूमिका है यह इस रूप में भी है कि आपको डेली एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और उस क्वेश्चन को आपको हमें लिखकर सबमिट करना होता है। पर्सनली हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके मॉडल आंसर को बताएंगे। इसके अलावा आपसे यह भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आप एक आंसर को अपने डिज़ाइन कर सकते हो, उसके जो फ्रेमिंग है उस फ्रेमिंग को किस प्रकार से तैयार कर सकते हो, और आप इस जो हमारा प्रोग्राम है पीपीएससी स्पेशल मेंस प्रोग्राम डेली आंसर राइटिंग का, इसका एक फ़ायदा ले सकते हो। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।